सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टुगेदर लर्न बेटर प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो मैं रुपेश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था पिछले वीडियोस में कि क्लास 6 का और क्लास 6 का ज्योग्राफी और क्लास 7 का हिस्ट्री हम कंटिन्यू करेंगे जैसे ही हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ खत्म होगा। तो उसी वादे पर हमने ले आए हैं कि हिस्ट्री क्लास 7 का पहला चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि बीता 1000 ईयर में, बीता 10,000 ईयर में क्या क्या बड़े बड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे लिए महत्व रखते हैं हिस्ट्री में। उस चीज़ को हम इस चैप्टर में आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। तो देखिए, इस चैप्टर में हम जानेंगे एक अरब के जियोग्राफर के बारे में। जियोग्राफर क्या होते हैं? जो मैप बनाते हैं। ठीक है, तो इंडिया का सबसे पहला मैप बनाए थे अरब के जियोग्राफर जिनका नाम था अल इदरिस्ट। ठीक है, तो ये रहा, पहला हम चालू करते हैं। अल इदरिस्ट वाज द फर्स्ट जियोग्राफर हु मेड द मैप इन 1154 सीई। तो अल इदरिस्ट जो है वो पहले जियोग्राफर थे जो कि मैप बनाए थे इंडिया का। लेकिन ठीक है, मैं आपको इंडिया का बताऊंगा। इंडिया का मैप बनाए थे 1154 सीई में। ठीक है, अल इदरिस्ट बिलोंग्स फ्रॉम अरब। तो अल इदरिस्ट कहाँ से बिलोंग करते थे? अरब से। अरब कहाँ पर है? आप सब जानते हैं, सऊदी अरेबिया, ये सब जगह का नाम। तो 7 यूएई कंट्रीज हैं, उसी में से एक कंट्री से वो बिलोंग करते थे, अल इदरिस्ट। ठीक है, इन अल इदरिस्ट मैप साउथ इंडिया इज ऑन द टॉप एंड नॉर्थ इंडिया इज ऑन द बॉटम ऑफ द मैप। श्रीलंका इज ऑल्सो ऑन द टॉप। तो ये पॉइंट आपको बता रहा है कि अल इदरिस्ट जो मैप बनाए थे इंडिया का, वो आप बेसिकली इंडिया का आप मैप कैसा देखे होंगे? ऐसे देखे होंगे। ठीक है, इंडिया का मैप आप ऐसे ही देखें। ये वाला इंडिया का साउथ इंडिया पार्ट है, ये वाला साउथ इंडिया है हमारा, और ऊपर जो होता था नॉर्थ इंडिया होता था। यहाँ पे होता था क्या है? नॉर्थ इंडिया है हमारा। ठीक है, और ये था हमारे श्रीलंका मैप में जो हम देखते हैं नॉर्मल मैप में। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो अल इदरिस्ट जो मैप बनाए उसमें ये क्या किए, इसको उल्टा कर दिए। क्या हुआ? श्रीलंका, ये कुछ हमारा मैप ऐसा दिखने लगा, ऐसा कुछ दिखने लगा, और उसमें श्रीलंका यहाँ पे आ गया। ये कुछ इसका उल्टा मैप ये बना दिया अल इदरिस्ट। ठीक है, तो वही बता रहा है कि जो मैप में, अल इदरिस्ट का मैप में साउथ इंडिया जो है वो कहाँ दिख रहा था? टॉप में। टॉप में क्या होना चाहिए? नॉर्थ इंडिया। लेकिन इनका मैप में यहाँ साउथ इंडिया दिख रहा था। ठीक है, इनका मैप में यहाँ साउथ इंडिया दिख रहा था, और नॉर्थ इंडिया इज ऑन द बॉटम। नॉर्थ इंडिया कहाँ होना चाहिए था? टॉप पे, जो कि नॉर्थ इंडिया को कहाँ ला करके रख दिए? बॉटम में। कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। और वो भी, ये भी चीज बताएं, श्रीलंका इज ऑल्सो ऑन द टॉप। जो श्रीलंका नीचे था वो श्रीलंका कहाँ चले गया? ऊपर। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो अल इदरिस्ट का मैप था वो अभी के मैप से पूरा उल्टा था। ठीक है, वो हमारे मैप को, अभी जो हम मैप इंडिया का यूज करते हैं उसको आप उल्टा कर दीजिए तो कुछ ऐसा दिखेगा वो। ठीक है, ये है अभी का इंडिया का मैप, और उसको उल्टा कर दिए तो ऐसे हो गया वो। ठीक है, तो अल इदरिस्ट ये गलती कर दिए थे। ठीक, लेकिन ये मैप जो बना, ठीक, इसमें कुछ जगह भी तो थे उस टाइम इंडिया में। इंडिया में कुछ जगह भी थे, तो जगहों को कैसे डिटेक्ट, मतलब नाम दिया गया? अरेबिक में। अरब का भाषा, अरब कंट्रीज का भाषा होता है अरेबिक। अरेबिक भाषा में उसका नाम दिया गया। ठीक है, दीज मैप्स वेयर यूज्ड बाय सेलर्स एंड मर्चेंट्स फॉर देयर वॉइस। तो देखिए, सेलर्स और मर्चेंट, सेलर और मर्चेंट क्या करते हैं? नदी का रास्ता यूज करते हैं। ठीक है, सेलर और मर्चेंट क्या यूज करते हैं? नदी और समुद्र का रास्ता, दोनों का रास्ता। मैं समुद्र बोलना भूल गया, ओशियन हुआ, सी हुआ, वो सबका रास्ता यूज करते हैं। तो सेलर्स और मर्चेंट जो आते थे इंडिया में, उस टाइम तो डायरेक्ट इंडिया में लैंड से नहीं आ पाते थे वो लोग, तो वो लोग घूम करके पानी का रास्ता से आते थे। तो ये मैप को वो लोग यूज करते थे पानी देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पे इंडिया में पानी है, कि इंडिया में किस रास्ता के थ्रू हम लोग इंडिया पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये सब पानी का रीजन बताता था उनका मैप में। ठीक है, लेकिन अल इदरिस्ट का मैप जो था वो एक चीज सही बताया था, जो कोस्टल एरिया मतलब जो हमारे इंडिया में समुद्र का जो पार्ट है वो एरिया को वो सही बताए थे। ठीक, देखेंगे आगे भी है, द सब कंटिनेंट एरिया वेयर चेंज बट दिस मैप इज फेमिलियर टू अस बिकॉज ऑफ कोस्टल एरियाज। तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे सब कंटिनेंट क्या होता है, मैं क्लास 6 में ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। किसी भी नेचुरल एरिया, जैसे कि पहाड़ से कवर हुआ का अंदर का एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? सब कंटिनेंट। ठीक है, पहाड़ से जो कवर हुआ वाला एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? सब कंटिनेंट। फिर से मैं रिपीट कर दिया
तो जो हमारा सब कंटिनेंट है वो आज के वक्त चेंज हो चुका है। हमारा सब कंटिनेंट उस वक्त, जिस वक्त ये मैप बनाए थे अलीदृष्ट, उस वक्त ये हमारा सब कंटिनेंट फैला हुआ था अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान के भी उधर, पाकिस्तान से भी ज़्यादा दूर और फैला हुआ था हमारा सब कंटिनेंट। लेकिन आज के वक्त हमारा इंडिया कहाँ तक है? पंजाब तक है, गुजरात तक है, ठीक है। जो आप इधर से देखते होंगे ऐसे घूम करके फिर मैप ऊपर चले जाता है, जो अभी प्रेजेंट इंडिया का मैप है, लेकिन वो उस टाइम ऐसे पूरा घूम करके आता था इंडिया में, ठीक है। तो जो हमारा सब कंटिनेंट है अब चेंज हो चुका है, लेकिन हम इसको रिलेट इसलिए कर पा रहे हैं, हम इससे फेमिलियर, मतलब हम इसको समझ इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो कोस्टल एरिया है, जो हमारा कोस्टल एरिया है, ये वाला जो समुद्र का तट है, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, वो सेम है, ठीक। कोस्टल एरियाज वेयर मार्क्ड एज सेम व्हाट वी हैव इन आवर मैप। तो जो हमारे मैप में अभी है, अभी के प्रेजेंट मैप में जो हमारा इंडिया का मॉडर्न मैप, अभी जो मैप है, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये हमारा कोस्टल एरियाज, इनके अलीदृष्ट का मैप में कोस्टल एरियाज भी यहाँ दिखाया गया था। मैं बताया क्या इसको उल्टा कर दिए थे, मतलब क्या समुद्र भी ऊपर उनका मैप में दिखाया गया था, ठीक है। तो अलीदृष्ट का मैप ये बताया, लेकिन कैटोग्राफर फ्रेंच में मतलब होता है कि जो बनाते हैं मैप, उनको बोलते हैं कैटोग्राफर, ठीक है। तो जो फ्रेंच के कैटोग्राफर थे जो इंडिया में आए, फ्रेंच जो मतलब फ्रांस के जो पीपल को बोला जाता है फ्रेंच, वो जब इंडिया में आए तो वो लोगों ने भी एक मैप लेकर के आए, तो वो मैप ऐसा दिखता है। आपको अच्छा से देखने के लिए मैं जस्ट हट जा रहा हूँ, अभी आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले हो जाएगा, दो इमेज, एक अलीदृष्ट का और एक फ्रेंच कैटोग्राफर्स का, ठीक है। फ्रेंच वाले इसको यूज़ करते थे और एशिया वाले, सेंट्रल एशिया वाले सब इसको यूज़ करते थे जो अरब से बिलोंग करते थे, अरब कंट्रीज से, ठीक है, इंडिया आने जाने के लिए। मेरे ख्याल से ये दोनों आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आगे का हमारा और टॉपिक देखते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज जो हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम जानेंगे कि जो टर्मिनोलॉजीज मतलब क्या होता है, इसको हम पहले जान लेते हैं। इसका मतलब होता है जो वर्ड यूज़ करते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या हुआ वक्त के साथ, ये टॉपिक में हम देखेंगे वो क्या हुआ, जो वर्ड यूज़ करते हैं हम, वो वक्त के साथ बदलता गया, ठीक है। वो अभी जो हम यूज़ करते हैं उसको आज अभी हम कंपेयर करेंगे, जो न्यू वर्ड अभी हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम कंपेयर करेंगे ओल्ड वर्ड से। इस टॉपिक में यही बेसिकली हम करेंगे। जैसे आपको एक टर्म बताऊंगा, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी मतलब आप क्या समझते हैं? हिंदुस्तानी मतलब आप समझते होंगे जो इंडियन है, इंडियंस का दूसरा नाम हिंदुस्तान, इंडिया का दूसरा नाम क्या है? हिंदुस्तान है। तो जो यहाँ रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी। लेकिन जो मेडिएवल इंडिया, हम अगर पास्ट इंडिया का बात करेंगे, जो हमारा पूरा एंशिएंट इंडिया का बात करेंगे, उस दौरान जब हम बात करें तो उसका मतलब ही अलग है, ठीक है। फॉरेनर्स मतलब आप कुछ और समझते होंगे, लेकिन यहाँ फॉरेनर्स मतलब कुछ और है, ठीक है। अभी हम लोग वही देखते हैं, ठीक। फ्रॉम द पास्ट टिल नाउ द मीनिंग ऑफ मेनी टर्मिनोलॉजीज वेयर चेंज्ड। तो देखिए अब मतलब हमारा बीता से और अभी तक में कुछ चेंज तो आया। हम लोग जब जन्म हुए तो क्या थे? छोटे थे। अब धीरे धीरे क्या हो गए? बड़े हो गए, ठीक है। तो वैसे ही जो वर्ड जो पहले उपजा, जो जनरेट हुआ पहला वर्ड, जो बना पहला वर्ड, ठीक है, उससे और अभी तक में बहुत चेंज आ चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही चेंज आ चुका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उठाएं, द टर्म हिंदुस्तानी टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। जो हिंदुस्तानी टर्म है या फिर हिंदुस्तान जो टर्म है, चलिए हिंदुस्तान जो टर्म है वो हम उसको क्या मानते हैं? इंडिया मानते हैं, ठीक है अभी। बट इन 13th century मिनाज ई सिराज, a chronicler who wrote in Persian that the people living in between Ganga, Yamuna and Haryana called as Hindustani and the area is called as Hindustan। तो बता रहा है ये पॉइंट कि हिंदुस्तान जो अभी हम क्या समझते हैं? इंडिया। लेकिन 13th century में मिनाज ई सिराज ये क्या थे? ये क्रॉनिकलर थे। क्रॉनिकलर का काम क्या होता है? हिस्ट्री का मेन पॉइंट्स को सरफेस पे लाना, मतलब कि ऊपर लाना। अगर बात वो छुप चुका है वो बात को ऊपर लाना पब्लिक के बीच में, ठीक है। क्रॉनिकलर का काम यही होता है, जो कि आर्टिकल या फिर ऐसे या पैसेज आप जो समझ लें उसको वो लिखते हैं वो, ठीक है। और वो पर्शियन में लिखे थे कि जो हमारा गंगा यमुना और हरियाणा का बीच का जो पार्ट है, गंगा यमुना और हरियाणा, ठीक है, ये जिसका बीच का पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान बोलते हैं, ठीक है। और जो वहाँ रहने वाले पीपल्स हैं उनको हिंदुस्तानी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आज के डेट में हम हिंदुस्तान क्या समझते हैं? होल ओवर इंडिया, ठीक है। और इंडिया में रहने वाले को इंडियंस
दूसरे टर्म में इंडिया के रिगार्डिंग बोले तो, अगर हम हिंदुस्तान के रिगार्डिंग बोले तो हिंदुस्तानी बोलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि जो हिंदुस्तान का जो मतलब था वो 13th सेंचुरी में अलग था एज कंपैरिजन टू 21st सेंचुरी। ठीक है, मैं बताया था ना न्यू और ओल्ड को हम कंपेयर करेंगे, वही हम कर रहे हैं। इन 16th सेंचुरी बाबर नेम्ड और यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी, फाउना एंड कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स। 16th सेंचुरी में बाबर पहली बार यूज किए टर्म क्या, हिंदुस्तान, पूरा इंडिया को यूज क्या किए वो नाम से हिंदुस्तान, जिसमें कि वो बता रहे थे कि उसका ज्योग्राफी, उसका फौना और कल्चर। फौना मतलब वहाँ पे कैसे जानवर हैं, ठीक है, जानवर का जो स्पेसिस होता है उनको फौना बोलते हैं, और कल्चर तो आप जानते हैं हमारा कल्चर। इस चीज़ को लिखाने, इसको डिस्क्राइब करने के लिए अपने बुक में वो अपना बुक को नाम, मतलब बुक में इस जगह का नाम दिए थे हिंदुस्तान। ठीक है, और अब देखेंगे, मैं जैसे फॉरेनर्स आपको बोला था, फॉरेनर्स का मीनिंग देखेंगे। वर्ड फॉरेनर्स इज यूज टुडे फॉर द पीपल हु नॉट बिलोंग्स टू इंडिया। अगर हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, फॉरेनर्स। ठीक है, तो वही चीज़ ये पॉइंट बता रहा है कि आज के डेट में हम फॉरेनर्स का मतलब क्या बोलते हैं, जो कि पीपल इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं उनको हम फॉरेनर बोलते हैं। लेकिन पहले के वक्त में क्या होता था, But in medieval period, foreigner term used to name the people of other villages and someone who was not the part of their culture and society. लेकिन medieval इंडिया के दौरान उस जो foreigner term है उसका यूज़ किस लिए किया जाता था, अगर एक आदमी दूसरा गांव का है तो उसको डिनोट करते थे फॉरेनर का नाम से, फिरंगी बोलते थे उसको कि वो दूसरा गांव का है। ठीक है, अगर मान के चलिए एक आदमी का कल्चर अलग है, दूसरा आदमी का कल्चर अलग है, तो ये आदमी इस आदमी को क्या बुलाता था, फॉरेनर बुलाता था, ये आदमी इस आदमी को क्या बुलाएगा, फॉरेनर बुलाएगा। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। फॉरेनर किसको बोला जाता था, एक गांव के नहीं होने वाले आदमी को, और दूसरा एक सोसाइटी, एक कल्चर से बिलोंग ना करने वाले आदमी को क्या कहा जाता था, फॉरेनर। और हिंदुस्तान, पंजाब, हरियाणा, यमुना और गंगा के बीच में रहने वाले आदमी जगह को हिंदुस्तान, और वहाँ रहने वाले आदमी को हिंदुस्तानी। और पहला बार उसको कौन यूज़ किया, बाबर हिंदुस्तान टर्म को यूज़ किए इंडिया का ज्योग्राफी, फाउना और कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हिस्टेरियंस एंड देयर सोर्सेस। तो हिस्ट्री कौन लिखता है, हिस्टेरियंस, नाम से ही पता चल रहा है आपको। तो लेकिन हिस्ट्री लिखने का भी कोई एक तो उनके पास लैंड होना चाहिए ना, मतलब कि एक उनके पास तथ्य होना चाहिए, किस बेसिस पे ये बात वो लिख रहे हैं, किस टॉपिक पे, किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए उनके पास। तो वो प्रूफ कहाँ से लाते हैं, प्रूफ मतलब उनका सोर्स क्या होता है प्रूफ लाने का, उसको वो कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, और कैसे कैसे उसको यूज़ करते हैं, वो हम इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, तो हिस्टेरियंस यूज़ करते थे कॉइन, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर या फिर टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, वो अपने सोर्स के तौर पर, मतलब अपने प्रूफ के लिए। अगर हिस्ट्री लिखना है तो कनेक्ट करना पड़ता है स्टोरी को, तो स्टोरी कनेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ प्रूफ होने चाहिए, जो कि बीता हुआ कल से लेकर के अभी तक के बीच का जो कुछ स्टोरी हो, उसको कनेक्ट करने के लिए आपको बीच का भी कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो कहाँ से मिलता था उनको, कॉइन्स, सिक्का से। इंस्क्रिप्शन आप सब जानते हैं, एक हार्ड सरफेस पे लिखा हुआ जो कहानी रहता था उससे। आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंग विल्डिंग देखने से उनको जो पता चलता था। टेक्सचुअल रिकॉर्ड, जो पेपर में लिख लिख करके रखा हुआ है, उस सब के थ्रू जानते थे हिस्टेरियंस, अभी भी जानते हैं हिस्टेरियंस क्या, हमारा हिस्ट्री कैसे बीता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, मेजर सोर्स इन इज कॉइन एंड इंस्क्रिप्शन। ये इन नहीं होगा, इज होगा, इज कॉइन एंड इंस्क्रिप्शन। तो जो मेजर दो सोर्स हैं वो क्या क्या है, कॉइन और इंस्क्रिप्शन। इन दोनों से सबसे ज़्यादा पता लगा लेते हैं हिस्ट्री का। People who use hard surface to write chronicle or stories after some time shifted to paper when paper become cheaper and easily available। तो देखिए क्या था, पहले पेपर, जब पेपर नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था उससे पहले पीपल्स किस में लिखते थे, हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस पे लिखते थे, इसका मतलब वो क्या बनाते थे, इंस्क्रिप्शन बनाते थे। ठीक है, इंस्क्रिप्शन में क्या करते थे, मतलब वो हार्ड सरफेस में क्या लिखते थे वो लोग, क्रॉनिकल या स्टोरीज। मतलब हार्ड सरफेस क्या होता था, एक स्टोन हो सकता है वो, ठीक है, या फिर कोई एक मेटल का सरफेस हो सकता है, उस पर लोग क्या लिखते थे, कहानी लिखते थे। क्रॉनिकल मतलब छोटा छोटा आर्टिकल लिखते थे,
हिस्ट्री के ऊपर में, ठीक है। तो वो चीज़ को ये लोगों ने हटाने के लिए ये लोग क्या यूज़ करने लगे, हार्ड सरफेस के रिप्लेसमेंट में क्या यूज़ करने लगे वो लोग, पेपर। जब पेपर सस्ता हुआ, चीपर हुआ और आराम से अवेलेबल हो गया सबके लिए, ठीक है, तब वो लोग पेपर का यूज़ करने लगे इंस्टेड ऑफ हार्ड सरफेस के जगह पर। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेयर कलेक्टेड बाय द वेल्दी रूलर्स, पीपल्स, मोनेस्ट्रीज एंड द टेम्पल्स। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट आपको पता है कि वो जो पेड़ का छिलका पर लिखा जाता था, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट कौन करता था, वेल्दी रूलर्स, जो पावरफुल और पैसे वाले रूलर्स होते थे, वो पावरफुल और पैसे वाले आदमी लोग, ठीक है। मोनेस्ट्रीज मतलब, मोनेस्ट्रीज आप सब जानते हैं, क्लास 6 में आपको बताया था, फिर से एक बार मैं बता दूं। मोनेस्ट्रीज का मतलब होता है कि सपोज कोई एक आदमी अपना धर्म का प्रचार करने एक जगह पर आया, वो जगह के आदमी लोगों को वो बहुत अच्छा लगा, तो वो लोग क्या करते थे, एक घर रहने के लिए दे देते थे। तो वो जो घर है उसको ही बोला जाता था मोनेस्ट्रीज, ठीक है। मोनेस्ट्रीज में मिलता था, टेम्पल में मिलता था, ये लोग सब क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, ठीक है, क्या, मैन्यूस्क्रिप्ट को। लेकिन दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेर स्टोर्ड इन आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज। अभी के वक्त में आप देखेंगे कोई आपको मंदिर में मिलेगा, मंदिर के आर्काइव्स में मिलेगा या फिर लाइब्रेरीज में मिलेगा, ठीक है। बड़े बड़े लाइब्रेरीज जो कि बहुत पुराने पुराने बुक को कवर रखते हैं अपने पास, वो सारे उसमें आप सबको ये सब मिलेगा, ठीक। मेनी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स फाउंडेड नाउ वेयर कॉपीड फ्रॉम ओरिजिनल। तो अभी के वक्त में जितने मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलते हैं वो सारे क्या हैं, डुप्लीकेट हैं। वो उनका ओरिजिनल कॉपी से वो लोग क्या किए हैं, उस चीज़ को कॉपी कर लिए हैं। लेकिन अभी के हिस्टोरियंस को ये भी नहीं पता है कि कंफर्म नहीं है वो कि जो ओरिजिनल कॉपी था, जो सबसे पुराना, जो पहली बार लिखा गया मैन्यूस्क्रिप्ट था जिससे ये लोग कॉपी बनाए, वो कॉपी मतलब वो ओरिजिनल वाला अभी एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो उसी लाइन में लिखा हुआ है, हिस्टोरियंस आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल वन। वो नहीं जानते कि ओरिजिनल वन एग्जिस्ट करता है भी या नहीं। दे ऑल्सो नॉट श्योर दैट कॉपीड वन इज करेक्ट और नॉट। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस, दीज ऑल कॉपीड बाय हैंड्स। मतलब बता रहा है कि ये हिस्टोरियंस ये भी नहीं जानते हैं, ठीक है, कि जो वो लोग कॉपी किए हैं, जो कॉपी वाला मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनके पास, वो सही भी लिखा हुआ है कि गलत, क्योंकि उस दौरान तो प्रिंटिंग प्रेस होता नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस कब आया, 18th सेंचुरी में आया, लेकिन उस दौरान था नहीं। तो वो लोग कैसे लिखते थे, हैंड से लिखते थे, हाथ से उतारते थे पेपर में या फिर कोई सरफेस पर, ठीक है। तो उसके बारे में भी ये श्योर नहीं है, ठीक। उसका एक एग्जाम्पल भी आपको मैं दूं तो जैसे 1356 में क्रॉनिकल थे, जियाउद्दीन बरनी, क्या नाम था, जियाउद्दीन बरनी, जो कि लिखते थे क्रॉनिकल, ठीक है। वो लिखे थे क्रॉनिकल 2 आफ्टर 2 years ही अगेन रोट अनदर वर्जन। पहले एक वर्जन लिखे, ठीक, एक क्रॉनिकल, एक चीज के ऊपर, एक हिस्ट्री का टॉपिक के ऊपर वो क्या लिखे, एक बुक लिखे। फिर दूसरी बार वो बुक लिखे और दोनों एक ही टॉपिक पे लिखे, लेकिन दोनों बुक में एकदम सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। तो इससे कुछ ना कुछ डाउट आ ही जाता है सबके मन में कि अगर एक ही टॉपिक पे लिख रहे हैं और दोनों सिमिलर नहीं है तो क्या गारंटी है कि मैन्यूस्क्रिप्ट सब सही होगा। जो नया वाला मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कॉपीड वाला मैन्यूस्क्रिप्ट है, क्या गारंटी है वो भी सही होगा ओरिजिनल वन के कंपैरिजन, ठीक है। तो इससे हमको इतना समझ में आ गया कि हिस्टोरियंस का सोर्स क्या होता है, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्ट और हमारा टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, यही सब होता है उनका रिकॉर्ड। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए रहता है क्या, कॉइन और इंस्क्रिप्शन, जिससे वो सोर्स जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी उनके लिए होता है। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया। और अब देखते हैं हमारा इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो देखिए जैसे जैसे हमारा सोसाइटी में चेंज आता गया, उसी के साथ साथ नया खाना, नया रहन सहन, नया ग्रुप बनते गया हमारे सोसाइटी में। तो उसी चीज़ को स्टडी करने के लिए ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। द न्यू इनोवेशंस वेर अराइविंग टू द सब कंटिनेंट, दैट इज व्हील, स्पिनिंग व्हील एक्सेट्रा। तो देखिए बताया जैसे कि वक्त बदला वैसे वैसे इनोवेशंस हुए। इनोवेशन मतलब चीज़ बनने लगे, तो नए नए चीज़ हमारे सब कंटिनेंट में पहुंचने लगे। जैसे एग्जांपल बोलूं, व्हील, सर्कुलर व्हील का जो आया, व्हील हुआ, स्पिनिंग व्हील हुआ जिससे कपड़ा सिला जाता था, ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखता था, चरखा जो बोलते थे, ठीक है। वो सब स्पिनिंग व्हील ये सब आ गया कहाँ, हमारे सब कंटिनेंट में।
Beverages and foods of different kinds arrived to subcontinent with potatoes, corn, chilies, tea and coffees. तो हमारे इंडिया में हमारे सब कंटिनेंट में नए तरह तरह के ड्रिंक्स, खाने को सामान सब हमारे सब कंटिनेंट में आते रहे। साथ में उसका क्या क्या है, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज। पोटैटो पहली बार यूएस में हुआ था, साउथ अमेरिका में हुआ था, यूएस बोल रहा हूँ माफ करिएगा, साउथ अमेरिका, ब्राजील में ये सब में हुआ था, यूकेडर, ब्राजील, ये सब कंट्रीज में। तो वहां से फिर यूरोप से इंडिया। कॉर्न भी कुछ ऐसा ही, चिलीज यूरोप में हुआ था, टी इंडिया में, कॉफीज हमारा क्या बोलते हैं चाइना में कुछ हुआ था, फिर कुछ यूरोप में हुआ था, फिर बहुत ज़्यादातर इंडिया पे भी होता था कॉफ़ी का ग्रुप। ठीक है, वन ग्रुप केम इनटू एग्जिस्टेंस नेम राजपूत। तो इसी दौरान जब ये सब चीज़ चल रहा था, एक नया ग्रुप आया ऊपर, उसका नाम पड़ा राजपूत। राजपूत कहाँ से आया था वर्ड, वो वर्ड आया था कहाँ से, राजपुत्र से। राजपुत्र का मतलब मीन्स सन ऑफ रूलर। राजपुत्र का मतलब सन ऑफ रूलर, रूलर का बेटा को राजपूत बोला जाता था। राजपूत क्लेम देमसेल्व्स एज क्षत्रिय। तो जो राजपूत थे खुद को क्षत्रिय मानते थे। पता है आपको, इंडिया में 4 भाग में हमारा वो बटा हुआ है जाति। तो जो हमारा जाति है, एक क्षत्रिय सबसे ऊपर माना जाता है, ब्राह्मण सबसे ऊपर माना जाता है, फिर क्षत्रिय, फिर उसके बाद शूद्र, फिर वैश्य। ठीक है, ये लोग को माना जाता है। ठीक है, 4 तो हैं, क्या क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 हैं हमारे जाति सिस्टम में। इंडियन जाति सिस्टम में ऐसे 4 को माना गया। सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन करता था, ब्राह्मण। जितना रूल आप देखते हैं कि पहले सुने भी होंगे कि ब्राह्मण जो उच्च जाति वाले हैं, दूसरे के जो छोटे जाति वाले हैं उनके घर में जाके खाना पीना नहीं करते हैं। ये सब जो आप सुने होंगे, उनका घर का पानी नहीं पीते, वो सब कौन बनाया था रूल, ब्राह्मण बनाया था। ठीक है, और क्षत्रिय क्या होते थे, जो लड़ते थे राजा के लिए, राजा होते थे जो लड़ते थे, वो होते थे क्षत्रिय। और शूद्र क्या होते थे, जो कि एग्रीकल्चरल काम करते थे, जैसे ठीक है, वो राजा को मदद करते थे, ऐसा ऐसा को शूद्र में आए। और वैश्य जो होते थे, जो बर्तन धोते थे, जो मिट्टी का बर्तन बनाते थे, उनको वैश्य में डाला गया। ठीक है, तो मतलब आप माने तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे ऊपर, और उनको दोनों जो हेल्प करते हैं वो शूद्र और वैश्य थे। ठीक है, Rajputs are not just rulers, they were also the commanders, chieftains in monarch. तो जो राजपूत थे वो खाली रूलर नहीं थे, वो खाली राजा नहीं थे, साथ में उनका वो क्या थे, कमांडर भी थे, चीफ भी थे। कहाँ के चीफ थे, उनके मतलब बोला जाता है ना मंत्री भी होते थे वो। ठीक है, राजपूत कहाँ पे, मोनार्क में। मोनार्क मतलब राजघराना में। राजपूत आर एक्सट्रीम वैलियर एंड अ ग्रेट लॉयल टू देयर पॉइंट्स। तो राजपूत क्या थे ना, बहुत ही ज़्यादा लॉयल, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार रहते थे अपने पॉइंट के प्रति, और साथ में उनका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता था। ठीक है, राजपूतों का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता था एक मोनार्क, एक राजघराना में। ठीक, इन बिटवीन 12th सेंचुरी एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर बिगन। तो देखिए एग्रीकल्चर बढ़ना चालू हो गया था कब, 12th सेंचुरी में। एग्रीकल्चर मतलब प्रोडक्ट अब बनने लगे थे, प्रोड्यूस होने लगे थे, वीट, राइस, ये सब। ठीक, तो 12th सेंचुरी में कहाँ पे होता था ये मैं बता दूं, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। जितने फॉरेस्ट थे उनको काटते जाते थे, वहाँ पे क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। ठीक, तो पीपल स्टार्टेड कल्टीवेशन एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स अफेक्टेड एंड माइग्रेटेड टू अदर प्लेस। जो आदमी जंगल काटा वो क्या चालू कर दिया, एग्रीकल्चर चालू कर दिया। और जो जंगल में रहते थे उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फॉरेस्ट ड्वेलर्स। वो क्या हुए, अब उनको असर पड़ने लग गया ये चीज। वो लोग जंगल में रहने वाले आदमी, जंगल में रहते थे, खाते थे, पीते थे, वहीं पे सब करते थे अपना काम धंधा। लेकिन जब वहाँ पे जब एग्रीकल्चर होने लगा, वो उनको इफेक्ट पड़ गया, उनको असर होने लगा, मतलब उनको दिक्कत होने लग गया, तो उनको वो कहाँ चले गए, दूसरे प्लेस चले गए माइग्रेट होकर। ठीक है, कल्टिवेटर्स बिगन टू सेल देयर प्रोड्यूस इन रीजनल मार्केट्स। तो जो कल्टिवेटर्स जो एग्रीकल्चर कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ तो प्रोड्यूस निकल रहा होगा, वो प्रोड्यूस को कहाँ सेल करते थे वो लोग, मार्केट में, जो आसपास का मार्केट होता था। दे बिकम पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड द लोकल रूलर स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस। तो वो अब क्या हुए थे, एक सोसाइटी का पार्ट बन चुके थे, थ्रू मार्केट भी और अपना प्रोड्यूस के थ्रू भी। मतलब कि अपना जो प्रोड्यूस जो कर रहे थे, जो खेती करके जो सामान उगा रहे थे वो, प्लस उनका जो मार्केट में जाकर के वो सेल कर रहे थे, उसके कारण ये लोग क्या हो गए थे, एक सोसाइटी का पार्ट हो गए थे। तो देखिए वहाँ के लोकल रूलर्स लोग देखे कि इसका वैल्यू ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोकल रूलर लोग उस पर क्या लगने लग गए, टैक्स। ठीक है, ड्यूरिंग सम सीजन पीपल बिकम हर्डर्स।
हर्डर्स मतलब होता है कि जो जानवरों को पालते हो, ठीक है, वो बन गए पीपल एंड बिगन लिव इन जातिज एंड सबकास्ट। कुछ सीजन में साल का वो लोग हर्डर्स बन जाते थे, जानवरों को पालते थे दूसरा जगह ले जा करके। तो उसके लिए वो क्या करते थे, एक ग्रुप में रहते थे, जाति बना के रहते थे, ग्रुप को जाति बोला गया। और जब वही एक साथ रहने लगे तो उसको बदल दिया गया जाति में। आप जानते हैं जाति, SC जाति, ST जाति, क्षत्रिय, ऐसे बहुत सारे जातिज हैं, ठीक है। और वो उनको इंग्लिश में बोला जाए तो सब कास्ट में वो लोग बदल गए, ठीक है। जातिज हैड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जाति जो बना, जो ग्रुप था उसको जाति बोला जाता था। हर्डर्स का ग्रुप को क्या बोला जाता था, जाति। तो वो जो जाति जो बना, वो जाति का खुद का रूल और रेगुलेशन होता था, खुद का रूल था, उनका खुद का कानून था और उसी पर वो चलते थे, ठीक है। टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ पीपल। क्यों रूल और रेगुलेशन होता था, दूसरे आदमी का जो कंडक्ट है दूसरे के प्रति, जैसे मेरा आपके तरफ जैसा बिहेवियर है उसको मैनेज करने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए उनका रूल और रेगुलेशन होता था। पर्सन हु मेक रूल एंड रेगुलेशन वेयर कॉल्ड एज जाति पंचायत। तो जो रूल और रेगुलेशन जाति में बनाते थे उनको क्या बोला जाता था, जाति पंचायत। आई थिंक सो आपको ये वाला समझ में आ चुका है, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि रीजन एंड एम्पायर। तो किस रीजन में क्या एम्पायर, मतलब कौन से रीजन में कौन सा एम्पायर है, उस चीज के बारे में जानेंगे। एम्पायर मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं, क्लास 6 क्लास 5 में वर्ड का नाम सुने होंगे। एम्पायर मतलब होता है जो एक राजा का एरिया, जो जिस रीजन पे राजा रूल करता है उस रीजन को एम्पायर बोलते हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं हमारा टॉपिक। अ रूलर हु रूल्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू अफगानिस्तान वॉज प्रेज्ड इन संस्कृत प्रशस्ति नेम गियासुद्दीन बलबान। आपको प्रशस्ति ये टर्म का नाम आप सुने होंगे, अगर क्लास 6 में आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो प्रशस्ति का नाम सुने होंगे। प्रशस्ति राजा अपना यूज करते थे, प्रशस्ति को अपने आप को डिफाइन करने के लिए। तो इसको एक शब्द में ऐसे ही बोल सकता हूं कि किंग्स यूज इट टू डिफाइन देयर लाइफ। अपना लाइफ को डिफाइन करने के लिए वो किंग्स यूज करते थे प्रशस्ति। प्रशस्ति कौन लिखता था, प्रशस्ति लिखते थे उनके द्वार पे, उनके जो किंगडम के अंदर में जो पोइट थे वो क्या लिखते थे, प्रशस्ति लिखते थे। प्रशस्ति पोयम में होता था, प्रशस्ति पोयम टाइप का होता था, ठीक है। तो हमको ये पॉइंट बता रहा है कि एक रूलर जो कि वेस्ट बंगाल से अफगानिस्तान तक रूल करता था, वेस्ट बंगाल इंडिया में, अफगानिस्तान पाकिस्तान, फिर उसके बाद आता है अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान तक रूल करता था कौन, वेस्ट बंगाल का रूलर। तो वो बता रहे हैं कि उनको कोई तारीफ क्या, प्रेस्ड मतलब तारीफ करना, प्रेस्ड के संस्कृत प्रशस्ति में जिनका नाम गियासुद्दीन बलबान था। कौन थे वो, गियासुद्दीन बलबान, जो कि रूलर थे, जो रूल कर रहे थे वेस्ट बंगाल से अफगानिस्तान तक, ठीक है। दिस एम्पायर इंक्लूड डिफरेंट रीजन्स, डेट इज केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो वेस्ट बंगाल और अफगानिस्तान के बीच में जितना जगह आता था सब पे रूल करते थे। लेकिन आप लोग सबको पता होगा केरला साउथ इंडिया में है, जो कि वेस्ट बंगाल ईस्ट इंडिया में है, ठीक है। तो साउथ इंडिया में भी इनका इन्फ्लुएंस था, इनका गियासुद्दीन बलबान का, जो कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात पे भी था, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इन एम्पायर मेनी रीजन्स हैड देयर ओन लैंग्वेजेस एंड कल्चर। तो आप सबको पता है कि सारे एम्पायर में, हम लोग पहले से ही देखते हुए आ रहे हैं, एम्पायर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी था। डाइवर्सिटी का मतलब कि उनका रहना सहना, आदमी लोगों जो वहाँ रहते थे, खाते थे, पीते थे, वो सब में अलग अलग होता था उनका। मतलब कि एक आदमी अगर चावल खाता है तो दूसरा आदमी रोटी खाता था, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मतलब बहुत सारा डाइवर्सिटी था वहाँ पे, ठीक। तो जो डाइवर्सिटी है वो पूरे आपको एम्पायर में देखने के लिए मिलेगा गियासुद्दीन बलबान का। लैंग्वेज में हो चाहे वो कल्चर में हो, मान में हो या फिर अपना बोलने का भाषा में हो, ठीक है, उसमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिलता था, ठीक। अलग अलग रीजन का अलग अलग अपना अपना लैंग्वेज होता था। सम रीजन्स आर कंट्रोवर्शियल अमॉन्ग तुगलक्स, चोलास, खिलजीज एंड मुगल। तो बता रहे हैं कि कुछ रीजन था जो कि बहुत सारे रूलर के बीच में मतभेद का जगह बन जाता था, लड़ाई का जगह बन जाता था। जैसे
कौन कौन से रूलर के बीच में होता था? तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी आप जानते हैं, डायनेस्टी, चोलास डायनेस्टी जो साउथ इंडिया पे रूल किए, खिलजीज और तुगलक ये सब दिल्ली पे रूल किए, मुगल भी दिल्ली पे रूल किया। इनके बीच में क्या था? कंट्रोवर्सी होते रहता था वो जगह को लेकर के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको रीजन और एम्पायर का एक कनेक्शन मिल गया कि अलग अलग रीजन में अलग अलग एम्पायर का था इन्फ्लुएंस, पावर अलग अलग रीजन में अलग अलग एम्पायर का था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट, ये सारे 2 पॉइंट जो मैंने समझाया वो समझ में आपको आ गया। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, पुराने और नए धर्म, ठीक है। तो देखते हैं, इन दैट टाइम देयर वाज कलेक्टिव बिलीफ इन विच पीपल बिलीव दैट सुपरनैचुरल थिंग्स वेयर कनेक्टेड टू देयर रिलीजियंस। तो देखिए, आप सबको पता है जादू टोना शब्द, जादू टोना में क्या होता है? एक दूसरे पे जादू करते हैं या फिर किसी चीज पे जादू करते हैं। वो पीपल का मानना था कि जो जादू टोना है, जो जादू करते हैं, जो सुपरनैचुरल चीजें हैं, वो सब उनके धर्म से जुड़े, उनके रिलीजन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उस चीज को क्या बोला जाता था इनके द्वारा? कि वो हमारे धर्म में जुड़ा हुआ है और हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आया। पीपल हु फॉलो रिलीजन बिगन टू वर्शिप देयर डाइटीज एंड कंस्ट्रक्टेड टेम्पल। तो देखिए, अब यहाँ रिलीजन का बात हुआ तो जरूर एक भगवान होंगे उनके, ठीक है। तो जो आदमी रिलीजन को फॉलो करने लगे उनका एक पर्टिकुलर भगवान हो गए। जैसे जो बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगा उनके लिए बुद्धा भगवान हो गए, जो जैनिज्म को फॉलो करने लगा तो उनके लिए महावीर जैन हो गए, जो हिंदुइज्म को फॉलो करने लगा तो उनके लिए राम जी, शिव जी भगवान हो गए, ठीक है। तो उसी तरह जैसे हम हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हमारे भी भगवान है। तो हमारा जो रिलीजन का शुरुआत हुआ उस दौरान क्या हुआ, सारे रिलीजन के अपने अपने भगवान थे और वो उनको पूजना चालू कर दिए। जब उनको पूजना चालू कर दिए तो उनको पूजने के लिए एक जगह बनाया गया जिसको नाम दिया गया टेम्पल, और हिंदी में बोलो तो मंदिर, ठीक है। तो जो मंदिर था वहां पे पूजा कौन करता था? ब्राह्मण। कौन पूजा करता था? ब्राह्मण। और ब्राह्मण क्या था? और देखते हैं आगे, ब्राह्मण्स आर द प्रीस्ट ऑफ टेम्पल। ब्राह्मण क्या थे? टेम्पल के प्रीस्ट थे, पुजारी थे। और एक चीज बताऊंगा, ब्राह्मण को श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके पास संस्कृत का सबसे अच्छा नॉलेज था उस दौरान, ठीक है। अगर हम बात करें, जब रिलीजन का शुरुआत हुआ हिंदुइज्म में ब्राह्मणों को सुप्रीम, सबसे ऊपर इसलिए माना जाता है, कारण उसका क्या है? इन हिंदुइज्म बिकॉज दे हैड नॉलेज ऑफ संस्कृत। सेकंड पॉइंट देखेंगे, ब्राह्मण कंसिडर्ड सुप्रीम इन हिंदुइज्म बिकॉज दे हैड नॉलेज ऑफ संस्कृत, क्योंकि उनके पास क्या था? नॉलेज था संस्कृत का। मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो रहा है कि ब्राह्मणों को क्यों हम हिंदुइज्म में सबसे महत्व देते हैं, सबसे ऊपर बैठाते हैं, ठीक। इन 17th सेंचुरी कुरान अराइव टू इंडिया बाय मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स। तो 17th सेंचुरी मतलब 1600 से लेकर के 1699 के बीच में, ठीक। 17th सेंचुरी मतलब कि 1600 से लेकर के 1699 के बीच में इंडिया में क्या आ गया? कुरान आ गया। कुरान किसके मदद से आया? बहुत सारे मर्चेंट्स और बहुत सारे किंग के मदद से। किंग, आप जान रहे, मर्चेंट का मतलब क्या हुआ? जो वहां पर अपना सामान को बिक्री करते थे दूसरे जगह पे ले जा करके, ठीक है। उनके थ्रू क्या आ गया इंडिया में? कुरान आ गया। और भी एक जन थे माइग्रेंट्स, जो दूसरा देश छोड़ करके, दूसरा जगह छोड़ करके हमारे इंडिया में आ रहे थे। उनके कारण भी क्या बन गया यहाँ पे? कुरान का कुरान यहाँ इंडिया में आ गया, ठीक है। तो मुसलमानों में कुरान में जो है प्रॉफेट मोहम्मद को भगवान माना जाता है। प्रॉफेट मोहम्मद मतलब जो बोलते हैं ना, वो अल्लाह मियाँ, मुसलमान बोलते हैं ना मुस्लिम्स अल्लाह मियाँ, तो वो उनके अल्लाह मियाँ जो है प्रॉफेट मोहम्मद है, ठीक है। और अगर हम बोले कि प्रॉफेट मोहम्मद, ये तो मुसलमान को जो उनको फॉलो करेगा वो बोलते थे कि मैं मैसेंजर हूँ, किसका? अल्लाह का। वो बोलते थे कि अल्लाह का मैं मैसेंजर हूँ, ठीक। तो अल्लाह का मैसेंजर के नाते ये अपना एक धर्म चालू किए कि जिसको बोले कि जो मेरे को फॉलो करेगा, जो अल्लाह को फॉलो करेगा, वो क्या होगा? मुस्लिम कहलाएगा, ठीक है। तो जो इस्लाम मतलब जो मुस्लिम का शुरुआत हुआ वो परफेक्ट मोहम्मद से शुरुआत हुआ, और उसको जो बढ़ावा दिया, परफेक्ट मोहम्मद शुरुआत की और कुछ दिन के बाद वो मर गए, ठीक है, उनका देहांत हो गया। फिर उसके बाद शुरुआत, उसको बढ़ावा कौन दिया? अली, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है अली, जो कि क्या थे? एक लीडर थे, मुस्लिम लीजिट लीडर माना जाता है मुस्लिम कम्युनिटी में। इसका मतलब कि जो
अली थे वो मुसलमानों को बढ़ावा देते थे, मतलब सारे मुसलमानों को एक जगह मुसलमान का कम्युनिटी को बढ़ाने का काम कौन किया? अली किए। ठीक है, जो उनके सन इन लॉ अली किनके सन इन लॉ थे? प्रॉफिट मोहम्मद के। ठीक है, तो दो टॉपिक आज अभी हम देखे, रीजन एंड एम्पायर और ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। तो हमारा यही दो टॉपिक के ही साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा खत्म हो चुका है और इसी के साथ शायद आपको क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 भी मिल जाएगा बहुत जल्द। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।